चलो बताओ भाई कूलाम के नियम के बारे में। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये नियम किस चीज के लिए है। कूलाम लॉ जो है वो किस चीज के लिए है। दो चार्ज के बीच में लगे फोर्स। जो लाइक और अनलाइक चार्ज पढ़े थे, तो लाइक चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है। लाइक चार्ज में, है ना, मतलब प्रतिकर्षित बल लगता है। अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो फोर्स लग रहा होता है, तो ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वही कूलाम लॉ में क्या किया गया है, बताया गया है ना। मतलब चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया गया है। तो मान लेते हैं कि दो चार्ज है अपने पास, Q1 और Q2। अब ये लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, वो उसके ऊपर है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, R। और इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं H। ठीक है, तो बताओ कि भाई ये जो फोर्स है वो किन किन चीजों पर कैसे डिपेंड करता है। चार्ज के प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मतलब जो चार्ज है तो उस पर कैसे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, मतलब आवेश की मात्रा के, दोनों के, मतलब दोनों में से अगर आप किसी का भी क्या करोगे, अमाउंट क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों की पावर कितनी है, 1 है ना। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों में से अगर आप किसी एक को 1 गुना या 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स कितना बढ़ेगा, उतना ही, है ना। और अगर दोनों को आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, जैसे मान लो इसको 2 गुना बढ़ा दोगे और इसको 3 गुना बढ़ा दोगे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 6 गुना, है ना। क्योंकि फोर्स जो है वो चार्ज के क्या है, पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने गुना आप चार्ज को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, उतने ही गुना फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, है ना। चलो दूसरा पॉइंट बताओ, डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के, है ना, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर r की वैल्यू घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वो 2 गुना, मतलब 4 बढ़ेगा, 2 गुना अगर बढ़ाओगे तब, है ना, मतलब कि जितने गुना हम दूरी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसके स्क्वायर के गुना के या टाइम्स के इक्वल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। और जितने गुना आप इसको बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के टाइम्स के इक्वल ये क्या हो जाएगा, घटेगा। 2 गुना बढ़ाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3 गुना बढ़ाए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये चीज अगर घटाओगे, यानी जैसे मान लो 2 गुना दूरी हम क्या कर देते हैं, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। तो 2 टाइम्स कम कर दोगे तो ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज के बीच की दूरी घटेगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन करते हो तो क्या फोर्स निकलता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है, या फिर इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना बनता है क्या, मेन फॉर्मूला, है ना। ये तो आ गया कूलाम के बल का सूत्र। ठीक है, अच्छा ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बेस पे कूलाम के नियम को और किस नियम से जानते हैं, इनवर्स, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो क्यों बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्योंकि फोर्स जो है तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के, है ना। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस फोर्स जो है, कूलाम फोर्स जो है, वो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये खाली इसके बस के लिए नहीं है, जिसके भी फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करेंगे, बोलेंगे। लेकिन जब कूलाम वाला लिखवाना होगा तो कूलाम बोल देगा कि कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखो। समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इस के बारे में बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई कौन सा सिस्टम, एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम में अगर के की वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होता है, 1/4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, 9 × 10 की पावर 9। यूनिट क्या लिखोगे के का, एसआई यूनिट में फोर्स का जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन ना, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बताओ के का क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से स्क्वायर। हाँ, जिसका भी यूनिट निकालना होता है
के फॉर्मूले में उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये k को इधर रहने देंगे, r स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो फोर्स के साथ आ जाएगा, q1 q2 को इधर नीचे। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और r स्क्वायर जो है दूरी है तो मीटर स्क्वायर। एक चार्ज का कूलाम होता है, 2 है तो कूलाम इंटू कूलाम करोगे तो कूलाम का स्क्वायर। कूलाम क्या है, चार्ज का SI यूनिट है ना, यही चीज यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब जगह k की वैल्यू अगर अपन वहां पे रख देंगे तो SI यूनिट में अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे न्यूटन, ठीक है ना। या फिर आप न्यूमेरिकल वाली वैल्यू रखोगे k की जगह तो 9 × 10⁻⁹ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और आगे क्या लिख देंगे न्यूटन, ठीक है ना। ये हो गया SI यूनिट वाला कूलाम फोर्स का फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखना है, ये आगे पूरे टॉपिक में चलेगा, ठीक है। चलो बताओ इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है इसके बारे में बताओ थोड़ा सा कि ये क्या है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 है क्या ये, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, नाम बोलो। हां, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है। हाँ, ये जो अभी जो वैल्यू आप बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.854 × 10⁻²। इसकी यूनिट बोलो, यूनिट मीटर, फॉर्मूला में देखो ना यूनिट निकाल, कैसे निकालोगे था यूनिट इसका, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो और फोर्स को इधर भेज दो। तो चार्ज ऊपर है q1 q2 तो कूलाम 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 का स्क्वायर, नीचे फोर्स आ चुका है तो न्यूटन, और वो मीटर का स्क्वायर। ये हो गया इसका SI यूनिट, किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, ठीक है ना, क्लियर हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा इसका, AT का होल स्क्वायर अपॉन MLT की पावर -2। कूलाम का क्या होता है, AT पावर 2 है तो 2 लगाओ, न्यूटन यानी फोर्स का MLT की पावर -2, और मीटर यानी L की पावर 2। m कितने हैं यहाँ पे, एक ही है ना, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1, L कितने हैं नीचे 3, 2 और 1 3, ये ऊपर जाएगा तो -3, T कितने हैं 4, नीचे 2 ठो है माइनस में और ऊपर 2 ठो है प्लस में, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4, यानी T की पावर 4 और ये A की पावर 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये जो वैल्यू आप लिखे हो ना एप्सिलॉन नॉट, जो वैल्यू लिखे हैं ये किसके लिए है, वायु के लिए, एयर के लिए है, एयर या वैक्यूम बोलते हैं, वायु या निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता होती है। तो विद्युतशीलता बताया ना कि जैसे परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ मतलब कि जैसे ये वायु या निर्वात के लिए है, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज जो होगी, जिस भी चीज का आप ये एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, वो एयर में, उसके एयर में वो कितना क्षमता का इलेक्ट्रिसिटी रख सकता है, इस तरीके का है, ठीक है ना। समझ में आ गया एप्सिलॉन नॉट का, ये वैल्यू याद रखे रहना। 8.84 भी है आगे, मतलब आगे 4 भी लिख सकते हो, तो हो गया इतना चलता है, ठीक है। चलो भाई, सीरियस यूनिट में k की वैल्यू कितनी होती है, ये वाला तो SI यूनिट का, सीरियस यूनिट में k की वैल्यू कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है। अब फोर्स का SI यूनिट क्या लिया जाता है, SI यूनिट क्या लिया जाता है, डाइन है ना, डाइन को कैपिटल D में, तो फॉर्मूला सॉरी सीरियस यूनिट क्या है, डाइन। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला था, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब सीरियस यूनिट वाला k की वैल्यू रख दोगे 1 तो कितना बचेगा, और आगे क्या लिखोगे, डाइन कैपिटल D, ठीक है। चलो ये तो हो गया सीरियस वाला। लिमिटेशन, अच्छा पहले तो ये बताओ लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमाएं, कूलाम्ब लॉ के सीमाएं यानी लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इस नियम को आप किस कंडीशन तक अप्लाई कर सकते हो। तो चलो बताओ, कौन बता रहा भाई, बताओ पहला लिमिटेशन। रेस्ट कंडीशन में होता है, मतलब कि ये जो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में बता रहा है, तो पहले चार्ज के बारे में है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन में, मोशन में नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज जो है वो मोशन में है तो फिर आप इस नियम को अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी कि चार्ज जो है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगला बताओ। पॉइंट चार्ज के, पॉइंट चार्ज मतलब जिसका अमाउंट जो है वो बहुत ही कम हो, है ना, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज मतलब ये केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। बिंदु आवेश मतलब जिसका अमाउंट जो है यानी मात्रा जो है वो काफी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा के लिए ये नियम नहीं लगता, ठीक है। और बताओ, 10⁻³ से कम नहीं होना चाहिए, मतलब दूरी से रिलेटेड है ना, मतलब कि जो दो चार्ज है उनके बीच की दूरी ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। कम के लिए अगर बात करते हैं तो कितना लगभग होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं आना चाहिए,
ठीक है, क्लियर हो गया। इससे कम अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करने लगेगा। 10⁻15 मीटर की जो दूरी है ये किसकी है? जो न्यूक्लियस होता है उसके डायमीटर के बराबर का होता है। अब इनके डायमीटर न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। तो अगर किसी भी चार्ज के बीच की दूरी या किसी भी पार्टिकल के बीच की दूरी इससे कम हुई तो इसका मतलब वो किस फोर्स, उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल और केवल अट्रैक्शन वाला ही होता है, रिपल्सन फोर्स वहाँ नहीं काम करता है, ठीक है ना। और जबकि कूलाम्ब फोर्स हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई बताओ कूलाम्ब लॉ के फैक्ट बताओ, कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? ठीक है, मतलब जो कूलाम्ब लॉ है वो न्यूटन का थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन एंड डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में। मतलब ये है कि जैसे दो चार्ज हैं, अब वो दो चार्ज के बीच में जो भी चाहे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो या रिपल्सन फोर्स लग रहा हो तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या रहेगा? अपोजिट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन मतलब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, तो उनका जो मैग्नीट्यूड, जैसे ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। अब मान लो कि ये पहला जो है वो दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स, ये हो गया F21, ठीक है। और दूसरे के कारण पहले पर लगाने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? F12, है ना। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे? बराबर में। मैग्नीट्यूड को मॉड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए, F12 और F21 जो भी है, इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? अपोजिट। मतलब इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो पहला तो फैक्ट हो गया ये। इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्वेश्चन भी बनते हैं कि मान लो बोल दिया कि अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर कितना भी फोर्स लगाएगा, इनका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका अलग अलग अमाउंट हो सकता है, बट बोल दिया मान लो पहले वाले के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स 2 न्यूटन का है तो दूसरे वाले के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या करता है? फॉलो ठीक है। जो कूलाम्ब फोर्स है इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स? किसको बोलते हैं? पहले तो ये बताओ कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? जो पथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि दो चार्ज हैं, उस चार्ज के बीच का जो पथ है, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो दोनों चार्ज जो है वो कहाँ से आए हैं, क्या कैसे, केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो कूलाम्ब लॉ है वो भी केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। अब वो चार्ज जैसे मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, ठीक है ना। अब मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब ये Q1 है, ये मान लो दूसरा वाला चार्ज जो है ये Q2 मान लो यहाँ से आके यहाँ आया, पहले मान लो यहाँ था यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। या फिर मान लो कि Q2 यहाँ था, यहाँ से होके यहाँ आ गया। Q1 अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है ना। सिर्फ एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, रास्ता बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यहाँ तक आने का चेंज कर रहा हूँ कि मान लो पहले ये कहाँ पे था, मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, यहाँ से ये यहाँ पे आया तो ये इसके बीच की दूरी कितनी हुई? 0.2 सेंटीमीटर। अब मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे इसके बीच की दूरी, या ऐसे समझ लो अभी यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। इसको उठा के यहाँ से लेके यहाँ ले गए तो यहाँ पे भी कितना है? वही 0.2 सेंटीमीटर। अब मैं इस चार्ज को चाहे यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, इनके बीच की दूरी 0.2 सेंटीमीटर ही है, तो दूरी फिक्स है ना। अब तुम उसको कहाँ से लाए हो इससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस से मतलब है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो अभी यहाँ के बीच में जितना फोर्स लग रहा होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो अब यहाँ के बीच का फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में फाइनल और इनिशियल स्टेट दोनों का क्या है? सेम है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट फैक्ट बताओ। इसको और कौन सा कूलाम्ब फोर्स को भी आप क्या बोल सकते हो? कौन सा फंक्शन बोल सकते हो? स्टेट फंक्शन, ठीक है ना, स्थायी। चलो और नेक्स्ट फैक्ट बताओ। सेंट्रल फोर्स, यानी कि जो कूलाम्ब फोर्स होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। तो बताओ सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? पहले ये बताओ। दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है। दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, मतलब उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके दो चार्ज, मान लो पॉइंट चार्ज हैं। अब इन दोनों का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, ये ऐसे मान ले रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें तो मान लो चार्ज है, ठीक है ना। तो इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है।
है ना। मतलब ये नहीं कि ये फोर्स ऐसे नहीं लग सकता कि यहाँ से इधर साइड लग जाए या इधर से ऐसे लग जाए, डायरेक्ट दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उस लाइन के ही अकॉर्डिंग ये फोर्स क्या होगा, काम करेगा, जो सेंट्रल फोर्स होता है। तो जो कूलाम फोर्स होता है वो भी इसी तरीके का काम करता है, इसलिए कूलाम फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और भी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिट चार्ज का। बताओ इकाई आवेश किसे कहते हैं? इसका अमाउंट क्या होता है? यूनिट चार्ज नाम से क्या समझ में आ रहा है? यूनिट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसका अमाउंट कितना हो, 1 हो। अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितना हो, 1, या ऐसे बोल सकते हो 1 को ही क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, यानी इकाई, है ना। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है? एसआई सिस्टम में अगर बनाते हैं, पहले किस में ले लेते हैं, एसआई सिस्टम में। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एसआई सिस्टम में वो कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r²। न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। तो चलो यूनिट चार्ज का यानी अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो +1 या -1 होना चाहिए, है ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम चार्ज का अमाउंट जो है यानी क्यू की वैल्यू +1 या -1 कैसे ला सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ? Q1 और Q2 को बराबर कर देंगे। चलो पहला कंडीशन मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों क्या है, बराबर है, मतलब अमाउंट इन दोनों का सेम है ना। तो किसके बराबर मान लेते हैं, Q के, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन, और डिस्टेंस कितना मानेंगे, 1 मीटर। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं R = इन दोनों के बीच का 1 मीटर डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस ऐसा यूनिट में लेंगे तो मीटर में, है ना। और तीसरा पॉइंट मान लेते हैं दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो जो K की वैल्यू यूज की हो उतना ही लेना है, न्यूटन। तो जब इन सभी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा जो मान आता है Q का, ये तो 9 × 10⁹ है। Q1 और Q2 की जगह दोनों की जगह Q रखेंगे तो Q × Q की जगह क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, है ना। और नीचे R = 1 पे रखो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Q का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 1। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में इसकी वैल्यू आती है, और 1 की स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू जो होती है तो कितना होगा, 1 ही होगा, यानी इसका अमाउंट कितना आ गया। तो इन कंडीशन को फॉलो करते हुए जब देखते हैं तो जो चार्ज का अमाउंट आता है वो कितना आता है, 1। तो इसी चार्ज को क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। तो जरा आप डेफिनेशन बनाओ इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए, क्या डेफिनेशन बनेगा। अगर दोनों चार्ज की वैल्यू सेम हो और इन दोनों चार्ज के बीच में वाला फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन का हो और डिस्टेंस 1 मीटर की हो तो उसी यूनिट चार्ज है। इस प्रकार के चार्ज को यूनिट चार्ज होते हैं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज यदि एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो और उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का हो तो इस प्रकार के चार्ज को क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। क्लियर, ठीक है। चलो सीरियस यूनिट में, अगर सीरियस सिस्टम में अगर यूनिट चार्ज का डेफिनेशन बनाते हैं तो बताओ क्या कंडीशन लगेगा। इसमें डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की रहती है। F1 का हो जाएगा 1 9 का। चार्ज का अमाउंट तो बराबर ही रहेंगे, डिस्टेंस कितना लेंगे, 1। और सीरियस यूनिट में जो K की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 1। तो फोर्स यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे। तब अगर इन सबको आप कंडीशन को फॉलो करोगे तो फोर्स की जगह पे क्या रखेंगे, 1 टाइम, और K की वैल्यू तो 1 ही थी, और ये Q1 Q2 की जगह Q रखेंगे तो Q का स्क्वायर, R की जगह 1 सेंटीमीटर। तो सब चीज़ फॉलो करके यही चीज़ आ जाएगी, है ना। तो इसमें इन कंडीशन को भी फॉलो करते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना रहा, 1, है ना। तो इस कंडीशन को लगाते हुए अगर इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज यदि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या हो, प्रेजेंट हो, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो, 1 डाइन का हो, तो इस प्रकार के चार्ज को क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। क्लियर, ठीक है।